हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लेडमी अ डिजिटल स्कूल। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने और किस काल में की थी, और आज हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली विशेषता है नगरीय सभ्यता। भारत की पहली नगरीय सभ्यता का जन्म अगर भारत में होता है तो वह सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में होता है, और यहीं से सबसे पहले नगरीय सभ्यता का प्रारंभ होता है। नगर की जितनी भी विशेषताएं थी, जैसे पक्के के मकान होना, सड़कें चौड़ी होने, नालियों की व्यवस्थाएं, ये सारी सुख सुविधाएं नगरीय सभ्यता में मौजूद थे। और मुख्य रूप से यह नगर जो व्यापार प्रधान थे, ये सभ्यता में भी मौजूद थे। तो सभ्यता की सबसे पहली विशेषता क्या थी? नगरीय सभ्यता। दूसरी विशेषता है कांस्ययुगीन सभ्यता। हम सभी जानते हैं और पढ़े भी हैं कि तांबे की खोज सबसे पहले की गई थी। तांबे और टीन को मिलाकर कांसे बनते हैं। कांसे का उपयोग जिस काल में सबसे अधिक किया गया था, उस काल को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। इससे जुड़े कुछ प्रश्न भी बनते हैं, जैसे कि जिस काल में तांबा का उपयोग सबसे अधिक हुआ, उसे ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है। जिस काल में पत्थर का उपयोग सबसे ज़्यादा हुआ, उसे पाषाण कालयुग सभ्यता कहा जाता है। जिस काल में लोहे का उपयोग सबसे ज़्यादा हुआ, उसे लौहयुगीन सभ्यता कहा जाता है। उसी प्रकार से कांस्य का उपयोग सबसे ज़्यादा कांस्ययुगीन सभ्यता में किया गया था, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहे जाते हैं। तीसरी सभ्यता है आदि ऐतिहासिक सभ्यता। इसका यह तात्पर्य है कि यह एक ऐसी सभ्यता है जिसमें लिखित जानकारी तो मिली है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। इतिहास में ज़्यादातर 3 प्रकार के वर्ड का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला है प्राग ऐतिहासिक सभ्यता, दूसरा है आदि ऐतिहासिक सभ्यता और तीसरा है इतिहास। अब प्राग ऐतिहासिक सभ्यता क्या है? प्राग ऐतिहासिक सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसके अंतर्गत लिखित जानकारी नहीं मिली है, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। मिली ही नहीं है तो पढ़ा कैसे जाएगा? जैसे पाषाण काल इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरी है आदि ऐतिहासिक सभ्यता। इसके अंतर्गत लिखित जानकारी तो मिली थी, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता था। ऐसी ही सभ्यता है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी ही सभ्यता है। यहाँ से जो लिपि मिली थी वह चित्र लिपि थी, जो चित्र के माध्यम से बनाए गए थे और उसे पढ़ने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अभी तक इतिहासकार इसे पढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं। तो इसे आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है, और जैसे ही इस स्रोत को पढ़ लिया जाएगा तो वह इतिहास कहा जाएगा। चौथी है शांति प्रिय सभ्यता। यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है, क्योंकि किसी भी सभ्यता में हम देखते हैं कि युद्ध एक आधार है मुख्य रूप से किसी भी विषय पर सफलता पाने के लिए। उसके लिए चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो या धार्मिक हो, जिसके लिए हमें युद्ध लड़ने पड़ते हैं। लेकिन इस सभ्यता के अंतर्गत कहीं भी हमें युद्ध से संबंधित कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ के लोग बहुत शांति प्रिय रहा करते थे। खुदाई के दौरान कहीं भी किसी भी अस्त्र शस्त्र का नहीं मिले हैं। इससे यह तात्पर्य होता है कि यहाँ के लोग बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और पाँचवा है व्यापार प्रधान। जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं रही है, मैक्सिमम कृषि प्रधान रही है। कृषि को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जाता है। कृषि पर ही पूरी सभ्यता टिकी हुई होती थी। जैसे हम वैदिक काल में पढ़ते हैं कि कृषि और पशुपालन ज़्यादा प्रमुख थे। इस काल में व्यापार को ज़्यादा प्रधानता दी जाती थी, क्योंकि आज भी हम जानते हैं कि शहरें क्या है, शहरें व्यापारिक केंद्र होते हैं। शहरों में कृषि कार्य नहीं होते हैं। शहरों में क्या होते हैं? तो शहरों में व्यापार होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले व्यापारिक प्रधान हुआ करते थे। यहाँ से व्यापार संचालित हुआ करते थे, और यही इस कारण है कि इस सभ्यता को व्यापार प्रधान माना जाता है। छठा है विस्तृत सभ्यता। इस सभ्यता का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्रों में था। इसमें जितनी बड़ी सभ्यता मिस्र और नील नदी की सभ्यता मिलाकर नहीं थी, उतनी बड़ी सभ्यता थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। इसके अलावा इसके विभिन्न आधारों को भी हम विशेषता के रूप में पढ़ सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 600 वर्ष तक निरंतर कायम रही। इसके अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ कोई न कोई राजनीतिक संगठन रहे होंगे। डॉक्टर R.S. शर्मा के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ने सबसे अधिक
ध्यान वाणिज्य और व्यापार की ओर दिया था, जबकि कुछ अन्य विद्वान जैसे हंटर के अनुसार यहाँ शासन व्यवस्था राजतांत्रिक थी। दूसरी है सामाजिक व्यवस्था। मुख्यतः समाज को देखा जाता है तो 3 वर्गों में विभक्त किए गए हैं। पहला है विशिष्ट वर्ग, दूसरा है खुशहाल धर्म वर्ग और तीसरा है कमजोर वर्ग। विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दुर्ग में निवास करने वाले लोग पुरोहित वर्ग के थे, जबकि नगर क्षेत्र में व्यापारी, अधिकारी, शासक एवं शिल्पी रहा करते थे। जबकि नगर के निचले हिस्से में कमजोर वर्ग जैसे कृषक, बढ़ई, नाविक, सोनार, श्रमिक आदि रहा करते थे। इस सभ्यता में संभवतः दास प्रथा प्रचलित थी। इस सभ्यता के लोग खाने पीने, वस्त्र आभूषण के आदि शौकीन थे। वे भी हमारी ही तरह सूती वस्त्रों का उपयोग किया करते थे। मनोरंजन के लिए खेल कूद, गाने सुनना और मुख्य रूप से मुर्गे की लड़ाई देखना बहुत प्रचलित थे। अब है आर्थिक व्यवस्था। इस सभ्यता में आर्थिक जीवन के लिए मुख्यतः आधार था कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार थे। इसके अंतर्गत कृषि कैसे की जाती थी, कितने दिनों में फसल बनाए की जाते थे, इन सब पर ज़्यादा विचार किए जाते थे। पशुपालन में किस किस प्रकार के पशुओं का पालन किया जाए और व्यापार कैसे थे, यहाँ के व्यापार देसी थे या विदेशी थे। तो ये थी इनकी कुछ विशेषताएं। तो आज हमने जाना सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ विशेष टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।